आपके हिसाब से एक टीचर का बिहेवियर बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए? टीचर जो है वो ऑल इन वन होता है। कंपैशनेट भी होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का मास्टर भी होना चाहिए। आपका जो डिसीजन था एक टीचर बनने का, क्या उसमें आपके दादाजी का हाथ था? 101% दादाजी का हाथ था। मेरी संगत भी ज़्यादा समय तक स्कूल आवर्स को छोड़कर दादाजी के साथ ही रही थी। सर, आपकी टीचिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? 65 में मैंने ज्वाइन कर लिया एज टीचर। बच्चे को जैसा एक टीचर चाहे वैसा वो फ्रेम कर सकता है। उसे मोटिवेट करके, काउंसलिंग करके उसकी उस चाहत को पूरा निश्चित तौर पर टीचर ही कर सकता है। पेरेंट्स और जो और रहबर हैं, दे आर ओनली हेल्पिंग हैंड। सर, क्या आप अभी भी इस करियर से जुड़े हुए हैं? उसे कहते हैं उम्र का तराजू सीखने और सिखाने के दमखम को कभी कम नहीं करता। हमारे साथ आज एक ऐसे ही बेहतरीन इंसान जुड़े हुए हैं जिनको 1978 में स्टेट टीचर अवार्ड और 1998 में नेशनल टीचर अवार्ड जैसे प्रीस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और आज 80 साल उम्र होने के बाद भी बच्चों को इंस्पायर करते हुए नजर आते हैं। और इनकी इंस्पिरेशन की कहानी 90s के दशक से चलती आ रही है। तो चलिए बात करते हैं महासिंह शर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका एसएनडी मीडिया पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, आपके 38 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में आपने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, काफ़ी सारे अप्स भी देखे होंगे, काफ़ी सारे डाउन्स भी देखे होंगे, तो उस इतने बड़े एक्सपीरियंस का एक छोटा सा हिस्सा आप शेयर कीजिए। देखिए, टीचर ने जिंदगी भर, यानी एज लॉन्ग एज ही टीचेस एंड इवन आफ्टर हिज टीचिंग स्पैन ऑफ सर्विस, सीखना और सिखाना पैरेलल चलता रहता है। तो मेरा ये संघर्ष भी रहा, सेवा भाव भी रहा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को उनके आचार विचार व्यवहार को चहुमुखी विकास देते हुए उनके लिटरेरी ज्ञान में इजाफा करने के लिए प्रयत्नशील रहा। वर्क इज वर्शिप की सोच के साथ बच्चों को पढ़ाया। और मेरी ये मान्यता है कि कहने को तो ये कहते हैं कि कुछ लो कोठा कुछ लोहार खोटा, लेकिन मैं 101% लोहार को ही, यानी टीचर को ही कसूरवार मानता हूँ यदि किसी बच्चे के पूर्ण विकास में कोई रुकावट आती है। तो एक आदर्श टीचर बच्चे को हर हाल में उसकी आशा अपेक्षा के अनुसार ढालने में योग्यता उसे रखनी चाहिए। रखता है तो टीचर है, नहीं तो वो फटीचर है। सर, कहा जाता है एक स्टूडेंट की नींव उसकी स्कूलिंग होती है, तो आपकी नींव कहाँ से बनी थी? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? हाँ, स्कूलिंग, मेरे पेरेंट्स फार्मर्स हैं, मैं देहाती परिवेश से हूँ और उनकी लिटरेरी बैकग्राउंड भी नहीं है, बस साइन करने ही फादर जानते थे, मदर तो बिल्कुल इलिटरेट थी। पर मेरे दादाजी गांव के 52 से 72 तक सरपंच रहे। उनसे प्रेरित होकर के और 20 साल तक मैं इकलौता दादाजी का पोता होने के कारण लाड प्यार में पलने और उनके संरक्षण में मेरे को स्कूलिंग का उनका शौक था। मेरे को प्रेरित किया, स्कूल में डाला और मेरी संगत भी ज़्यादा समय तक स्कूल आवर्स को छोड़कर अपनी स्कूलिंग टाइम में दादाजी के साथ ही रही थी। सर, आपने बताया आप अपने दादाजी से इतने कनेक्टेड थे, तो क्या आपके टीचिंग एक्सपीरियंस में आपका जो डिसीजन था एक टीचर बनने का, क्या उसमें आपके दादाजी का हाथ था? 101% दादाजी का हाथ था। और दादाजी की जो हर प्राणी की सेवा और प्रेम भाव था, यानी उन्होंने अपने टेनर में की स्टार्टिंग में ही गांव में 36 एकड़ ज़मीन में गौचरण स्पेस अलॉट करवाया। उसमें बीच में तालाब भी था, तो
प्राणियों की, पशु पक्षियों की देखभाल या सेवा, उनकी बेसिक नेसेसिटीज वहाँ पूरी लगभग होती थी। उन्हीं की प्रेरणा से मेरी जन प्राणी मात्र से प्रेम और उनकी सेवा का जज्बा भी जगा, और मन में ये हुआ कि अगर तू पढ़ लिख करके बड़ी इस क्षेत्र में भी अपना योगदान कर सकेगा तो तेरा पढ़ना सार्थक है। और मेरी लालसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मैं नहीं हो पाया क्योंकि गाइडेंस नहीं थी, पर एक अबो नॉर्मल स्टूडेंट्स रहते हुए अच्छी मेरी स्कूलिंग, अच्छे मेरे संस्कार और अच्छी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की सोच पेरेंट्स के संस्कारों से मुझे मिली, और उसी को मैंने कार्य रूप देने का बाकी की ज़िंदगी में एज ए टीचर किया। सर, आपने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ से और किस सब्जेक्ट में परस्यू की? मैं इंग्लिश से 1965 का ही पास आउट हूँ। MA BEd मैंने की, और ये MA और BEd पैरेलल की थी। MA में मैंने एडमिशन ले रखा था तो सेकंड ईयर मेरा MA का था, BEd में भी मेरा एडमिशन हो गया, तो वो BEd करते समय दोनों पैरेलल मैंने की। सर, आपकी टीचिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? टीचिंग करियर का ना, मेरे को पहले एक हमारे यानी दिल्ली देहात में ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक में एज एक्सटेंशन अफसर यानी गांव वालों और सरकारी सुविधाएं जो उस समय सुलभ थी उनमें लाइजन ऑफिसर के तौर पर सरकार की तरफ से मेरी अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन वो मेरे को उतना मेरी जो मन इच्छा थी उसकी अकॉर्डेंस में नहीं लगा, तो मैं फिर उसे छोड़ करके 10 महीने वो किया और फिर मैं अपना BEd करने चला गया, और फिर टीचर बनने की जो मेरी लालसा थी वो पूरी हो ही गई। 65 में मैंने ज्वाइन कर लिया एज टीचर। फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी गवर्नमेंट हाई स्कूल घोड़ी चांद पलवल में हुई थी। सर, जब आप एक्चुअल बतौर एक टीचर के रूप में एक स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो आपका बिहेवियर कैसा था, और अब आपके हिसाब से एक टीचर का बिहेवियर बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए? देखिए, टीचर जो है वो ऑल इन वन होता है, यानी ही टीचर इज ए टीचर, जे मदर, फादर, गाइड, काउंसलर। अब जब मैंने ये ऑल इन वन कहा है तो उसे अफेक्शनेट भी होना चाहिए, कंपैशनेट भी होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का मास्टर भी होना चाहिए, और एक अबव ऑल एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट होना चाहिए रादर। तो उससे बच्चे को समहाउ और दी अदर तरीके, भाई लाड का है, प्यार का है, आंख दिखाने का है, प्रलोभन का है, और इन सब से पेरेंट्स की मदद लेने के साथ बाज बच्चा आगे बढ़ने में नहीं आता है तो डांट भी एक तरीका है, दैट इज वो एक्सेप्शनल है, मैं उसे पसंद नहीं करता। सर, हर क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ काफ़ी शांत स्वभाव के बच्चे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नोटोरियस भी होते हैं। आपको भी ऐसे किसी ना किसी पॉइंट पे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी बिल्कुल, होगी? ये तो स्वाभाविक है टीचर को, और बच्चे तो वैसे देहाती भाषा में कहा जाता है बंदर कौम होती है, शरारती होते ही होते हैं। लेकिन शरारत वो आपने सड़कों पे लिखा होगा, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। द मोमेंट द टीचर बिकम्स इनअटेंटिव एंड लेट द स्टूडेंट रिमेन इनअटेंटिव, तो नोटोरियस हो चाहे सबमिसिव हो, वो बच्चा ना पढ़ सकेगा, ना पढ़ने देगा, ना पढ़ाने देगा। सर, ऐसा कहा जाता है एक बच्चे को जैसा एक टीचर चाहे वैसा वो फ्रेम कर सकता है। आपने बिल्कुल 16 आने सच कहा है। हकीकत में टीचर इज ए रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स। उसे उसे बच्चे को निखारने, आगे बढ़ाने, उसकी अपेक्षा अनुरूप
उसका करियर जैसा वो चूज करता है, उसकी गाइडेंस से, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस से, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उस आधार पर तो लाइकवाइज उसे मोटिवेट करके, काउंसलिंग करके उसकी उस चाहत को पूरा निश्चित तौर पर टीचर ही कर सकता है। पेरेंट्स और जो और रहबर हैं, दे आर ओनली हेल्पिंग हैंड। मेन रोल जो है वो टीचर का होता है। सर, इतने सालों में इतनी सारी चीज़ें बदली हैं। स्टूडेंट लाइफ में एक नई चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ है, सोशल मीडिया। आपके टाइम पे हो सकता है उसका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं था, अब उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक हर किसी बच्चे की लाइफ में ना चाहते हुए और चाहते हुए बढ़ चुका है। तो आपके उस पे क्या व्यू हैं, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? हकीकत में ये जो अपना डिजिटलाइजेशन या जिसे आप सोशल मीडिया कहेंगे, ये boon, it is a boon as well as a curse. If you use it, make a proper use of the social media, it's undoubtedly a boon. और जैसे जिस घड़ी आप इसको जो एक नेगेटिव सोच होती है छोटे बच्चों में, अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो उसका मिसयूज ज़्यादा है। उदाहरण के लिए भाई, टीचर्स बच्चे का ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है। टीचर्स से बच्चे ने कोई जानकारी ली, अब सभी जानकारी सभी टीचर्स को नहीं होती है तत्काल। एक अच्छा टीचर तो बच्चे को ये कह देगा कि बेटा मैं पूछ करके या कंसल्ट करके या किताब देख करके बताऊंगा। और जो थोड़े से लापरवाह टीचर होते हैं वो उसको उल्टा सीधा बता देते हैं। बच्चे सेंसिटिव हैं, वो मीडिया का उपयोग करके गूगल गुरु से पूछते हैं कि जी इसका क्या अर्थ है। टीचर ने कुछ बताया, गूगल गुरु ने कुछ बताया, उसमें बच्चे ने दोबारा वेरीफाई किया, फिर उसने वही बताया। तो जब बच्चा असर्टेन हो जाता है कि टीचर इज रॉन्ग एंड दिस इज इंफॉर्मेशन बाय द मीडिया इज प्रॉपर, तो अब लर्निंग में, सीखने में जब तक श्रद्धा और सम्मान नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक सीख नहीं आ सकती। आप सीख नहीं सकते। तो टीचर ने गलत बताया, इट मीन्स टीचर के प्रति बच्चे की जो डिवोशन है, डेडिकेशन में, उसमें कमी आ गया। अरे गुरु जी को क्या आता है। तो जो इस मीडिया और हमारे टीचिंग कम्युनिटी में जो थोड़ा सा शर्कर होते हैं, काम या अपने धंधे से हट करके जिनकी नीयत होती है, वो बच्चों को इस मीडिया पर ज़्यादा आधारित करने की आदत डाल देते हैं। तो फिर टीचर का रोल क्या रह गया। वो बस एक स्कूल आवर्स में डिसिप्लिन को समहाउ और द अदर, कभी आंख दिखा के, कभी डायरेक्टर सर को बुला के, कभी पीटी सर को बुला के क्लास कंट्रोल का काम रहता है। क्योंकि बच्चे में तो उनको सुनने की, ये क्या सिखाएगा का कंसेप्ट आ गया। तो सर, आपके मुताबिक अगर एक टीचर चाहे तो बच्चों की लाइफ में सोशल मीडिया का इंटरवेंशन कम करवा सकता है? कम क्या, वो जो नेगेटिव अप्रोच है बच्चे की, उसको पूरा ही खत्म करा सकता है। उसको उस तरह से प्रेरित करे, और प्रेरित करने के बाद पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करे कि जी आप देखा करें कि ये अपने वेकेंट आवर्स में क्या करता है, मोबाइल देखता है तो उसमें इसने क्या देखा है। यानी सर्विलेंस तो मस्ट है ऑन पेरेंट्स एज वेल एज टीचर साइड। और हकीकत में पेरेंट्स तो इतना अगर सहयोग कर दें कि वो सर्विलेंट रहें और अननेसेसरी उस बच्चे को मीडिया में इन्वॉल्व ना होने दें, तो टीचर उसको 100% उससे मुक्त करा सकता है। सर, 1978 में आपको स्टेट अवार्ड और 1998 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? बस वर्क इज वर्शिप।
बच्चे ही अंदाता मान करके हमने काम किया और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अचीवमेंट्स बच्चों ने हमारे से प्रेरित होकर हमारे काम को पूजा मानने की जो लगन थी उसके आधार पर उन्होंने उपलब्धियां दी। इसके अलावा मेरा एकेडमिक अचीवमेंट भी काफ़ी ठीक रहे हैं। एज टीजीटी, एसएस और इंग्लिश पढ़ाता था तो 3 बार मेरे स्टूडेंट्स जो हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए। इंग्लिश में 4 बार, पहले 2 पेपर होते थे तो 150 का मार्क्स का होता था, तो 150 में से 150 मार्क्स इंग्लिश में लिए। इसके साथ साथ मेरा थोड़ा सोशल सर्कल भी पढ़ाने लगने से पहले भी और पढ़ाते समय भी मेरा ये था कि ईच वन टीच वन। तो जो कोई भी मेरे को ऐसा मेरे संपर्क में आया जिसको मैं कुछ सिखा सकूं, मैंने खुद भी और जो लाइक माइंडेड मेरे सहयोगी रहे उनका सहयोग लेकर के मैंने बुजुर्गों को भी, अनपढ़ अधेड़ों को भी और बच्चे को भी जो स्कूल जाने से कतराते थे उनको कुछ ना कुछ सिखाने का, पढ़ाने का प्रयास किया है। सर, आपने अभी बताया कि आपने और भी अन्य बच्चों को एजुकेशन से जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है। कैसे, मतलब आसपास के बच्चों को या फिर आपने कोई अलग से ट्यूशन्स लिए थे? नहीं, उसका तो जब समाज में रहते हैं तो समाज के लोग अब इस तरह के बच्चे, नीडी बच्चों को निकाल लेते हैं और वो फिर हमें एक सेवा समिति का सदस्य होने के नाते अप्रोच करते हैं। हम उनको आगे बढ़ाने और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करने में, भाई चाहे वो स्कूल वालों का साथ लेकर के, चाहे अपने लेवल पर उनकी स्कूलिंग एक्सपेंडिचर को बियर करके, उनकी कॉपी किताब का वो करके हम कराते हैं। तो आपके मुताबिक हर बच्चे को बेसिक एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए? एसएस होना ही नहीं चाहिए। एसएस एजुकेशन तो यानी जैसे भोजन, फूड जरूरी है, ऐसे एजुकेशन ऑल एंड सन्ड्री के लिए मस्ट है। मैं तो बल्कि ये कह दूंगा कि जैसे सांस लेना जरूरी है ना, ऐसे ही एजुकेशन जरूरी है। सर, आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम में जुड़े हुए इतने साल हो चुके हैं, तो आपके हिसाब से इतने सालों में हर स्टेजेस पे आप जुड़े हुए थे, क्या क्या चेंजेस देखे गए हैं एजुकेशन सिस्टम में? पहले की एजुकेशन सब्जेक्टिव एजुकेशन थी। उदाहरण के लिए पहले 7 क्वेश्चंस होते थे, उनमें से 5 करने होते थे, उनके सब्जेक्टिव ऐसे टाइप आंसर होते थे। अब एजुकेशन में, और ये सही भी है कि बच्चे की रियल अंडरस्टैंडिंग पावर जांचने का एक ऑब्जेक्टिव मोड्स आ गया है क्वेश्चंस में। तो बच्चा एक वाइड राइडर होने का भी प्रयास करता है और जितना ज़्यादा पढ़ेगा या पढ़ाने वालों, सिखाने वालों के संपर्क में रहेगा, उतनी उसकी नॉलेज बढ़ेगी। और नॉलेज बढ़ेगी तो पुराने टाइम में ये जो ब्यूरोक्रेटिक एग्ज़ाम्स होते थे उनमें विरले ही जा पाते थे। अब सभी कोशिश भी करते हैं और इस नए एजुकेशन सिस्टम से उसका एक विंडो भी खुली है, सुविधा भी मिली है बच्चों को। सर, आपको इस करियर ऑप्शन को चूज करने से पहले कहीं ये लगा था कि हाँ, क्या मैं ये डिसीजन सही ले रहा हूँ? डाउट हुआ था आपको कभी अपने बिल्कुल नहीं, इस डिसीजन पे? वो तो बेटा मेरे को जन्म से ही दादाजी की जो प्राणी मात्र की सेवा का जज्बा, उन्होंने वो बर्ड एनिमल सेंचुरी स्थापित करके किया था, उसी के साथ मेरे दिमाग में भी आ गया था कि प्राणी के साथ साथ, यानी पशु पक्षी के साथ साथ मैं मानव मात्र की भी सेवा करना, और उसका बेस्ट वेन्यू ये टीचिंग था। इसलिए मैं कोई डाउट नहीं हुआ, मैं शौक के साथ इसमें
जुड़ा और उसी शौक के साथ इसका समापन भी किया। सर, क्या आप अभी भी इस करियर से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं वैसे 2003 में रिटायर हो गया था। 2022 तक मैं प्राइवेट स्कूलों में एज एग्जीक्यूटिव किया, लेकिन अब जो है मैं तो ड्यू टू गॉड्स गिफ्ट अपने को फिट मानते हुए चाहत रखता हूं कि अभी भी मैं करूं, लेकिन बच्चों ने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया। इसलिए मैं स्कूलों से तो नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन कुछ क्रिएटिव लिखने और समाज सेवा के कामों में और एल्डरली पर्सन सीनियर सिटीजन्स के साथ अर्ली इन द मॉर्निंग में व्यायाम प्राणायाम योगाभ्यास भी करता हूँ। शाम को उनके साथ हम इंटरेक्शन करके जो रोज़मर्रा उनको टेंशन बाउंड होने की स्थितियाँ बनती हैं उनसे रिलीव करने का प्रयास करते हैं। सर, इस बदलते समय में काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। एक टीचर की समस्याएं बदली हैं, एक बच्चे की समस्याएं बदली हैं। इस बदलते दौर में आपकी राय क्या है कि एक टीचर को, एक बच्चे को कैसे इस समस्याओं से डील करना चाहिए? हाँ बेटा, ऐसा है कि जनरेशन गैप होता है। हर 10-20 साल के बाद जो पुरानी मान्यताएं हैं वो आउटडेटेड हो जाती हैं। तो बदले परिवेश में टीचर को अडेप्ट करना होता है, अपने को बदलना होता है। और टीचर ही नहीं, हर किसी को अपने को बदलना होता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हैं, चाहे वो एज पेरेंट्स हैं, चाहे स्टूडेंट हैं। तो जो अपने को अडेप्ट कर लेता है, मेरी समझ से तो एजुकेशन की परिभाषा ही ये है कि द कैपेबिलिटी टू अडेप्टेबिलिटी। हमारी डिग्री डिप्लोमे हमारी एजुकेशन की परिभाषा नहीं है, पा लेना एजुकेशन की परिभाषा नहीं है। सर, आपने बताया कि एजुकेशन एक बच्चे के लिए बेसिक नेसेसिटी है, नीड बन चुकी है। पर देखा जा रहा है कि बच्चों में वैल्यूज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है, स्पेशली इस नई जनरेशन में। तो क्या लैक ऑफ एजुकेशन ही इसका कारण है? नहीं, लैक ऑफ एजुकेशन तो नहीं कहेंगे इसमें। आप मानते हैं कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। आप जिससे भी जो कराना चाहते हैं उसको करके दिखाएं, तो वो जिसको दिखा रहे हैं उसका उस पर अमल करना या उसको व्यवहार में लाना उसके लिए ज़रूरी सा बन जाता है वो। लेकिन देखते क्या हैं कि इस भागा दौड़ में पेरेंट्स बिजी विदाउट बिजनेस, बच्चे को अटेंड करने का उनके पास समय ही नहीं होता। उनको संस्कारित करने की जो पुराने समय में चाहे उनको समझ या उनकी खुद की इतनी शिक्षा दीक्षा नहीं थी, लेकिन वो अपने आप में उनका आचार विचार व्यवहार एक आदर्श था, वो सद्गुणी था। तो बच्चों में सद्गुण आ ही जाते थे। अब जब सद्गुण आ गए तो फिर स्वास्थ्य ठीक है तो एक्ट करेगा, क्रियाशीलता होगी। अब जब स्वस्थ है, क्रियाशीलता है, सद्गुण है, तो वो अच्छा करेगा। अच्छा करने वाला चाहे अक्षर ज्ञान की कुछ कमी हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की उसकी निपुणता के लगभग हो जाता है। और ये नैतिक मूल्य या मानव मूल्यों से ओतप्रोत व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं, वो मैं उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मानता हूँ। सर, अभी हमने बात करी कि आपको 2 बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन अवार्ड्स के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? हाँ, वो उनका केवल अचीवमेंट बेस्ड, लिटरेरी, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और जो आप लिव एंड लेट लिव, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के साथ अपनी दिनचर्या बिताते हैं, उन सब का आकलन के आधार पर क्वेरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं।
अब उन कैरीज के फिर अचीवमेंट बेस्ड प्रूफ देने होते हैं, तो जो करेगा वही तो उनको एक तरह से क्वालिफाई कर पाएगा। तो उन आधार पर ये मिलते हैं और मुझे मिला। सर, आखिर में मैं चाहूँगी आप हमारे नए जनरेशन की टीचर्स और स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशल मैसेज दीजिए, कैसे डील करा जाए। हाँ, टीचर्स, मैंने शायद पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ कि टोटल बच्चे के निर्माण के लिए टीचर जिम्मेदार होते हैं। वो बच्चे को थोड़ा सा भी क्यूरियस बच्चा है, और क्यूरियस ना भी हो, आप उसकी क्यूरियसिटी टीचर बना सकता है। और जब क्यूरियसिटी बच्चे की बन गई, उसको उसमें उसके अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए लाड से, प्यार से, मोटिवेशन से, काउंसलिंग से, पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से वो जो चाहे वो पक्के तौर पर कर सकता है। टीचर की मेरी समझ से, स्पेशली ये भाषा ज्ञान के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो टीचर बच्चे की करेक्शन फूल प्रूफ करेगा, उसके असाइंड होमवर्क, असाइनमेंट्स में कोई इनकरेक्शन रहने नहीं देगा, और करेक्टेड के लिए उसको प्रैक्टिस करने का या दोबारा रिपीट करने का अपने मार्गदर्शन में मौका देगा, तो वो बच्चा आज नहीं तो कल पक्के तौर पर सुधर जाएगा। और टीचर सुधार सकता है, पक्के तौर पर सुधार सकता है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसमें महासिंह जी ने बताया कि कैसे आज के दौर में बच्चे और टीचर दोनों अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए SND मीडिया। धन्यवाद।